नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और बच्चों, मैं भूगोल विषय विशेषज्ञ एस.के. तिवारी पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भौतिक भूगोल सीरीज है, फिजिकल ज्योग्राफी का जो सीरीज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। अंतर बस यह है कि इसमें हम लोग भूकंप पे अध्ययन करेंगे, है ना। जबकि इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे महाद्वीप और महासागर के नितल के संदर्भ में अध्ययन किए और विभिन्न विद्वानों के अनुसार महाद्वीप और महासागर के नितल के संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया था उस पर हम लोग चर्चा किए। इसके बाद जो ठीक इसके पिछला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 भौतिक भूगोल का जो पिछला चैप्टर है, छठा है, उसमें हम लोगों ने भू संतुलन आइसोस्टेसिस टॉपिक पे चर्चा किया था कि आइसोस्टेसिस क्या है और यह जो सम स्थिति की संकल्पना यानी आइसोस्टेसिस की जो संकल्पना है वह कब अपने अस्तित्व में आई, इसके आने के पीछे क्या कारण रहे हैं इत्यादि बिंदुओं पे बच्चों हम लोगों ने वीडियोस के विभिन्न विद्वानों के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में आज का अगला हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 भौतिक भूगोल का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो 7वां चैप्टर है वह है अर्थक्वेक यानी भूकंप। क्या बच्चों? भूकंप। अब आज के इस डेट में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत भूकंप पे अध्ययन करेंगे कि भूकंप है क्या, किन कारणों से आता है, आने के पीछे क्या क्या इसके कारण रहे हैं, इसकी जो प्रमुख लहरें हैं वह कौन कौन सी हैं और इस भूकंप का विश्व पटल पर वितरण प्रतिरूप कैसा है। इसके अलावा हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे भूकंप से क्या लाभ है और भूकंप से क्या क्या हानियां होती हैं इत्यादि सभी बिंदुओं पे बृहद हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक हम लोग भूकंप के बारे में जाने कि भूकंप है क्या। इसको हम लोग इंग्लिश में अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। अर्थक्वेक है इसका इंग्लिश। सामान्य तौर पे पृथ्वी का जो सतह है जिस पे हम लोग हैं, क्रस्ट भूपर्पटी, पृथ्वी का सतह का जो हिस्सा है उसके ऊपर जब अचानक दबाव के कारण जब पृथ्वी के भूपटल पर झटके या कंपन की महसूसी होती है, सतह पर धरातल पर जब झटका या कंपन की स्थिति महसूस होता हो, ऐसे स्थिति को हम भूकंप के नाम से जानते हैं या इसे ही भूकंप कहा जाता है। ठीक ना। यह सामान्य तौर पे आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का अचानक हिलना या डुलना या डोलना एक क्रिया भूकंप का ही उदाहरण है। ठीक ना। भूकंप का अर्थ केवल यह कहा जा सकता है कि जब पृथ्वी में कंपन होता है अचानक, तो उस कंपन की क्रिया को ही हम लोग भूकंप कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी का जो भूपर्पटी है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, उसके विभिन्न भागों में यह विवर्तकीय घटनाओं के परिणाम स्वरूप यह भूकंप की क्रियाएं प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिलती हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं या समझिए कि धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में यह कंपन की क्रियाएं या भूकंप की क्रियाएं घटित होती रहती हैं। ओके, आगे चल के थोड़ा सा हम देखें तो जब भूकंप आता बच्चों
तो एक जिज्ञासाएं बनी रहती हैं कि वास्तव में इसकी तीव्रता को हम लोग मापें कैसे, है ना, कैसे इसको आकलित किया जाए कि भूकंप की तीव्रता कितनी रही है कि इतने बड़े पैमाने पर धरातल के ऊपर ये विभिन्न प्रकार की जो जनधन की हानियां होती हैं को देखने को मिला। ठीक है, अब इसको मापने के लिए हालांकि स्टार्टिंग में ऐसी कोई प्रणालियां नहीं थी, लेकिन आगे चल करके मर्केली साहब ने एक स्केल का निर्माण किया था और इसी स्केल के नाम पर उसको हम लोग मर्केली स्केल के नाम से जानते हैं। यह वह यंत्र है या धातु है या वस्तु है जिसके माध्यम से हम भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि भूकंप जहां आता है वहां उसकी तीव्रता कितनी है, क्योंकि इसका आकलन होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी आकलन के आधार पे हम जन और धन की हानियों के बारे में भी आकलन करते हैं और उसके संदर्भ में भावी समय में आने वाली आपदाओं से सचेत होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखें तो एक चीज आप जानें कि सर्वप्रथम जब तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी ऐसा नहीं कि भूकंप जहां आता है वहीं पर डायरेक्ट आ जाता, ऐसा नहीं है, बल्कि सर्वप्रथम धरातल के कुछ गहराई पर एक आपस में जो प्लेट की चट्टानें हैं वह टकराती हैं और जहां पे सबसे पहले यह कंपन स्टार्ट होता है, यानी कि जहां पे पहली बार टकराव स्टार्ट होता है या पहली बार तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस क्षेत्र को हम लोग भूकंप का मूल यानी फोकस कहते हैं। फोकस भूकंप मूल के नाम से जानते हैं और उस भूकंप मूल के जब धरातल की ऊपरी सतह पर, जैसे मान लें पृथ्वी है और यह पृथ्वी का धरातल है, तो भूकंप का मूल यहां होगा, कुछ गहराई पे होगा। ठीक, तो इसी जहां पे यह पहली बार उत्पन्न होता है उस स्थान को हम भूकंप मूल या फोकस के नाम से जानते हैं। लेकिन जब यह टकराते हैं तो अगल बगल हर तरफ तरंगें चलती हैं और चल करके वह धरातल से टकराती हैं। ठीक है, तो अब यह तरंगें जब ऊपर की ओर जाती हैं या धरातल के सतह से टकराती हैं तो सर्वप्रथम जहां पर इसे अनुभव किया जाता है, जहां पे इसके तीव्रता को सर्वप्रथम धरातल पे पहली बार अनुभव किया जाता है, उसे हम भूकंप का केंद्र बोलते हैं। यही सेंटर होता है। ठीक ना, इसे हम क्या बोलेंगे? भूकंप केंद्र या भूकंप का सेंटर, अर्थक्वेक सेंटर। ठीक है, अब देखें, हालांकि ये जो भूकंप है वह दो तरह से होते हैं। एक प्राकृतिक भूकंप भी होता है और भूकंप के आने में मानवीय क्रियाओं का भी योगदान होता है। ठीक है, यानी प्राकृतिक कारणों से भी भूकंप आते हैं और मानवीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप भी भूकंप आते रहते हैं। इसको हम लोग आगे चल करके अभी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा तो एक चीज आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि भूकंप क्या है और जहां पे यह सबसे पहले आता है या जहां पे इसकी उत्पत्ति होती है तरंगों की, उसको भूकंप मूल, और जहां पे धरातल के ऊपरी सतह पे सबसे पहले इसे महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसे हम भूकंप का केंद्र कहते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से यदि आप देखें तो बड़ी क्लियर हो जाएगा। इसमें यह पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इंटीरियर स्ट्रक्चर है अर्थ का, और इस आंतरिक भाग में चट्टानें यहां पर आपस में टकराएं, मतलब भूकंप के वास्तविक उत्पत्ति का क्षेत्र यह है जहां पे बल उत्पन्न हुआ है, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। आंतरिक भाग में कुछ गहराई पे उत्पन्न होता है। अब जब गहराई पे उत्पन्न होता है तो यह विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न दिशाओं में, हर तरफ यह निकलेगा। तो चूंकि उसके ठीक सामने वाला जो पार्ट है यहाँ का वो बिल्कुल सीधा होता है, 90 डिग्री पे होता है, तो इस वजह से यहाँ पर वह सीधे बहुत तेजी के साथ से लहरें ऊपर की ओर उड़ती हैं तीव्र गति से,
और इसी वजह से यह धरातल के ऊपरी सतह पर, यहां पर जहां पे ऊपरी सतह है ये वाली, ऊपरी सतह पर जाकर के सबसे पहले टकराती हैं। इस वजह से इसे हम लोग भूकंप केंद्र के नाम से या अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। तो भूकंप मूल और भूकंप का जो अधिकेंद्र है, इसको आप लोगों ने जाना कि ये क्या है और कैसे यह भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। अब हम लोग आगे चलकर भूकंप के संदर्भ में भूकंप के कारणों पे चर्चा कर लें। जैसा कि हमने सामान्य तौर पे आप बताया कि भूकंप मुख्य रूप से बच्चों प्राकृतिक भी होता है और मानवीय भी होता है, यानी ये दोनों तरह से, प्राकृतिक भी आएगा, आ सकता है और मानवीय भी हो सकता है। ठीक है, दोनों रूपों में भूकंप हमें दिखाई देता है। लेकिन कुल मिलाकर के यदि आप यहां देखें तो भूकंप आने के कुछ कारण हैं और इन एक एक कारणों को हम लोग थोड़ा सा देख लें अध्ययन के रूप में, क्योंकि इन कारणों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है भूकंप के आने में। सबसे पहला जो प्रमुख कारण है वह है ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनोज। हालांकि एक चीज आप जाने कि ज्वालामुखी क्रिया भूकंप के आने का सबसे प्रमुख कारण है। आप जानते होंगे कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप वहीं आता है जहां पर विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्रों पाए जाते हैं। यानी ज्वालामुखी और भूकंप के बीच में एक तरह से कहें तो अंतर संबंध पाया जाता है। वह सभी क्षेत्र भूकंप क्षेत्र होगा जहां पे ज्वालामुखी की क्रियाएं या घटनाएं घटित होती हैं। विश्व में भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, प्रशांत महासागरीय का जो मेंखला है, परिप्रशांत महासागर का, उन जगहों पे आप देखेंगे तो भूकंप के झटके निरंतर महसूस किए जाते हैं। साल के अधिकतम दिनों में ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप यह घटना घटित होता रहता है। और आप जानें इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जापान है। जापान इसका सबसे प्रमुख उदाहरण आप दे सकते हैं, क्योंकि जापान में प्रति साल सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आता रहता है और इस भूकंप के आने में जो सबसे अधिक योगदान है वह है ज्वालामुखी क्रियाओं का। तो ये पहला फैक्टर हो गया कि ज्वालामुखी भूकंप के आने में एक प्रमुख प्राकृतिक कारक है। दूसरा इसमें भ्रंशन है, फॉल्ट। भ्रंशन की क्रियाओं से भी धरातल के ऊपर व्यापक पैमाने पर भूकंप देखने को मिलता है। आप जानें कि भ्रंशन जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में शक्तियां या संचलन जब एक दूसरे के विपरीत अवस्था में कार्य करने लगे, ठीक, एक इधर खींचे क्षैतिज संचलन और दूसरा इधर जाए, तो बीच के भाग में चट्टानों में तनाव उत्पन्न हो जाता है और उस तनाव के उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप यदि वह संचलन काफी प्रभावशाली है तो इसके परिणाम स्वरूप चट्टानें टूट जाती हैं और इस टूटने की क्रिया को हम लोग भ्रंशन कहते हैं। लेकिन जब ये टूटती हैं, मान लीजिए कोई चट्टान है, स्थल कोई एक खंड है, और जब यह टूटेगा तो टूट करके जब बिखरेगा तो अगल बगल के चट्टानों पे क्या करेगा, वो जोर मारेगा, धक्का मारेगा, मारेगा कि नहीं, स्वाभाविक मारेगा। और जब धक्का मारेगा तो बड़े पैमाने पर वहां पे भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। आप जाने सैन फ्रांसिस्को, नाम सुने हैं आप लोग, सैन फ्रांसिस्को में सन 1960 में इसी भ्रंशन की क्रिया के कारण से बच्चों लगभग 800 किलोमीटर का, कितना, 800 किलोमीटर का लंबा दरार पड़ गया था और उस दरार के सहारे काफी व्यापक पैमाने पर भूकंप की स्थिति देखने को मिला था। यानी भूकंप इतना प्रभावशाली था कि चट्टानों में इतने व्यापक पैमाने पर
दरार पड़ गए थे। अगला है पृथ्वी का सिकुड़ना। कुछ विद्वानों का यह मत है कि जब पृथ्वी गर्म अवस्था में थी और गर्म अवस्था के बाद वह निरंतर शीतल होती चली गई, ठंडी होती चली गई, तो निरंतर शीतल होने के कारण उसमें सिकुड़न की स्थिति उत्पन्न हुई और सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप वह आपस ये जो प्लेटें हैं, चट्टानों की जो ऊपरी सतह है वह टकराते रहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप भी भूकंप की स्थिति बनती है। पुनः भूकंप के कारण में एक और मत है जलीभार, यह भी एक प्रमुख कारण है। हालांकि इसको हम लोग मानवीय कारक के रूप में रखते हैं। जैसे बड़े बड़े धरातल के ऊपर जो जलाशयों का निर्माण होता है, तो उस जलाशय के निर्माण के परिणाम स्वरूप बच्चों धरातल के ऊपर व्यापक पैमाने पर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। चूंकि धरातल उस क्षेत्र का जहां पे जलाशय है, जब तक खाली था तब तक तो खाली था, लेकिन जब उस क्षेत्र में एक बृहद भाग में जल इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उस जल के इकट्ठा होने के कारण उस जल का जो भार है उसके नीचे की चट्टानों के ऊपर पड़ता है और उसके परिणाम स्वरूप अगल बगल की चट्टानों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण से व्यापक पैमाने पर भूकंप की स्थिति देखने को मिला है। आप इसमें हिंदकुश है, हिंदकुश में नाम नोट कर लें आप लोग। हिंदकुश में 1948 और कनाडा में 1905 में जो भूकंप आया था उसका प्रमुख कारण जली भार ही था। ठीक है, अगला आपका जो टॉपिक है वह है प्लेट। अगला टॉपिक है, अगला जो कारण है वह है प्लेट विवर्तन की क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। प्लेट विवर्तन की क्रियाओं के माध्यम से भी या इसके द्वारा भी धरातल के ऊपर भूकंप की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि प्लेट के जो किनारे होते हैं, प्लेट आप जब अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा चैप्टर में, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसको विशद रूप में चर्चा किया जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पे यहां जाने, धरातल के एक विशाल दृढ़ भूस्थल खंड को हम लोग प्लेट कहते हैं और यह प्लेटें कई भागों में विभाजित हैं, टूटे अवस्था में हैं। यानी आप कह दें कि सभी महाद्वीप काफी भ्रंशित अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो इन प्लेटों के जो किनारे हैं, इन प्लेट के किनारे सभी प्रकार की विवर्तन की घटनाएं घटित होती रहती हैं और इसके परिणाम स्वरूप भी व्यापक पैमाने पर भूकंप आता रहता है। आप जानते होंगे कि प्लेट विवर्तनिकी में प्लेट के 3 किनारे होते हैं, एक संरचनात्मक होता है, फिर संरक्षी प्लेट किनारा होता है और एक विनाशात्मक प्लेट किनारा होता है। तो जहां पे विनाशात्मक प्लेट किनारा होगा और जहां पर रचनात्मक प्लेट किनारा होगा, उन दोनों प्लेट किनारों पर यह भूकंप की स्थिति देखने को मिलता रहता है। भूकंप के कारण में जो अंतिम कारण है अन्य कारण के रूप में, उसमें हम लोग बड़े बड़े जो वाहन हैं, जब आप वो चलता है तो आप देखते हैं उसके बगल में जो जमीनें होती हैं वो कंपन करने लगती हैं। जब काफी ओवरलोड गाड़ियां मार्गों पे चलती रहती हैं तो ऐसी स्थिति में सड़क किनारे के जो मकान है या भवन है या जो चट्टानें हैं, वहां पे भी छोटे बड़े पैमाने पर भूकंप या कंपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के आणविक परीक्षण हम लोग या मानव के द्वारा किया जाता है, उस परीक्षण के द्वारा भी काफी व्यापक पैमाने पर भूकंप की स्थिति बनी रहती है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि भूकंप के कारणों में सबसे जो कारण है मानवीय या अन्य कारणों के रूप में और प्राकृतिक कारणों के रूप में, उसमें प्राकृतिक कारक सबसे प्रमुख कारक रहा है। बच्चों, आज का
ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। पुनः इसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे इसी भूकंप से संदर्भ में भूकंपी तरंगें, भूकंप का विश्व वितरण, और इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे भूकंप से लाभ एवं हानियां। तब तक आज के क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू।